हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9 साइंस के फर्स्ट चैप्टर के एक और नए टॉपिक, दैट इज इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली कवर करेंगे मेल्टिंग प्रोसेस। ओके, इंटरकन्वर्जन मीन्स होता है चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि किसी भी मैटर का जब स्टेट चेंज होता है, जब कोई भी मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरकन्वर्जन। जैसे सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन, लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्जन, लिक्विड टू गैस कन्वर्जन, गैस टू लिक्विड कन्वर्जन, गैस टू सॉलिड कन्वर्जन एंड सॉलिड टू गैस कन्वर्जन। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हम अपने आसपास ऐसे बहुत से मैटर्स, ऐसे बहुत से सब्सटेंसेस को देख रहे होते हैं जहाँ इंटरकन्वर्जन हो रहा होता है। जैसे कि एक बेसिक सा एग्जांपल है वाटर। वाटर को अगर हम फ्रीज में डाल देते हैं तो वो आइस बन जाता है ना, और फिर इसी वाटर को अगर हम गर्म करते हैं तो वाटर वेपर बनने लगता है, राइट। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख रहे हो नेफ्थलीन बॉल्स एंड कैम्फर। तो ये बॉल्स को अगर आप खुली हवा में छोड़ दोगे या फिर इसे आप हीट करोगे तो हम देखते हैं कि ये धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाता है। अभी तो ये सॉलिड स्टेट में है, राइट। जब हम इसे गर्म करते हैं या फिर अगर हम इसे एयर के कांटेक्ट में रख देते हैं, जैसे कि ये नेफ्थलीन बॉल्स कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए यूज किया जाता है ना, तो हम देखते हैं कि ये इसका साइज ग्रेजुअली शॉर्ट होता जाता है और धीरे धीरे ये गायब हो जाता है। तो आखिर ये कहाँ गायब हो जाता है? तो ये इसका कन्वर्जन हो जाता है गैसियस स्टेट में। ये गैस बन करके एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसे नहीं देखते हैं कुछ समय के बाद, राइट। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड टू गैस कन्वर्जन। ओके, आपने ये फायर एक्सटिंग्विशर देखा होगा, राइट। इसमें जो पाउडर भरा हुआ होता है दैट इज कॉल्ड ड्राई आइस। एक्चुअली में वो क्या होता है, वो सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम सभी जानते हैं कि दैट इज गैस, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। लेकिन जब हम इसमें फील करते हैं तो उसे इतना कंप्रेस करके फील करते हैं कि वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ज हो जाता है। तो ये भी एक एग्जांपल है इंटरकन्वर्जन का, है ना। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं स्नो। जैसे कि आप कोल्ड रीजन में देखते होंगे या फिर जब बहुत ठंड पड़ने लगती है तो हम देखते हैं कि ऐसे आसपास की जो एयर्स होती है ना, एयर वो बर्फ की तरह जम जाती है, राइट। तो ये एग्जांपल हो गया गैस टू सॉलिड कन्वर्जन का। तो इसी तरह से अब बात ये आती है कि ये कन्वर्जन आखिर क्यों होता है, मैटर अपना स्टेट क्यों चेंज करते हैं, क्यों ये कन्वर्जन हो रहा है, इस बात को जानने की जरूरत है ना। तो एक्चुअली में क्या होता है ना कि हर मैटर के पार्टिकल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके पार्टिकल्स में चेंजिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से ये अपना स्टेट चेंज कर देते हैं, राइट। अब चूंकि ये वाटर है, वाटर के पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू आइस। जब हम इसे फ्रीज में डाल देते हैं तो क्या होता है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास आ जाते हैं और वो फ्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका स्टेट चेंज हो जाता है। जब हम इसे हीट देते हैं तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये फ्रीली मूव करने लगते हैं और ये इनका स्टेट चेंज हो जाता है, ये गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। इसी तरह से और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि स्टेट्स, मैटर के स्टेट्स में ये जो कन्वर्जन होता है वो कैसे होता है। आपके बुक में ये इस हेडिंग से दिया हुआ है कि कैन मैटर चेंजेस इट्स स्टेट। तो जाहिर सी बात है, हम लोग अपने आसपास ऐसे बहुत से कन्वर्जन हम लोगों ने अभी देखा, राइट। तो इसी बारे में हम आज जानेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन
that water can exist in 3 states. हम सभी को पता है कि वाटर 3 स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज वाटर एंड गैस के फॉर्म में भी पाया जाता है, दैट इज वाटर वेपर, है ना। जब हम पानी को ज्यादा गर्म कर देते हैं तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और हम जब पानी को फ्रीज में डाल देते हैं तब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो इससे ये पता चलता है कि कोई भी मैटर है उनमें इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है ना। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, राइट। अब हमें ये जानना है इस मैटर में आखिर ऐसा क्या होता है कि ये अपना स्टेट चेंज कर देते हैं, है ना। जब ये अपना स्टेट चेंज कर रहे होते हैं तो इनके पार्टिकल्स में क्या चेंजिंग होती है, इनके पार्टिकल्स में ऐसा क्या बदलाव आता है जिसकी वजह से ये अपना स्टेट चेंज कर देते हैं। इन सभी आंसर्स को हम आगे के लेक्चर्स में डिटेल से जानेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स इसके लिए आपके बुक में एक एक्टिविटी दी गई है। इसमें क्या करना है, एक बीकर में 150 ग्राम ऑफ आइस लेना है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो फिगर में मेंशन किया हुआ है, ये एक बीकर है, इसमें आइस लिया गया है ना। उस आइस को बर्नर पे रखा गया है, राइट। और इसमें एक थर्मामीटर डाल देते हैं, एक ग्लास स्टीरर है जिससे इसको हम मिक्स करते रहेंगे, है ना। अब करना क्या है कि आइस को हीट करना है। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। इस आइस को बीकर में डाल करके लो फ्लेम पे रख देना है, राइट। और ये थर्मामीटर किस लिए, क्योंकि ये टेम्परेचर को मेजर करेगा, है ना। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। अब क्या करना है, हमें इस थर्मामीटर पे ध्यान से देखते रहना है कि ये जो आइस है ये कब मेल्ट होना शुरू हो रही है ना। तो जैसे कि सपोज कर लो कि जब आपने फ्रीज में से आइस निकाला तो उस वक्त जो आइस का टेम्परेचर था वो मान लेते हैं कि 5 डिग्री था, 5 डिग्री टेम्परेचर था आइस का, राइट। अब इस 5 डिग्री टेम्परेचर वाले आइस को जब हमने फ्लेम पे रखा तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसका टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होने लगता है, राइट। और जब इसका टेम्परेचर -5 डिग्री था तो -4 होगा, फिर -3, फिर -2, -1, और जब ये टेम्परेचर 0 डिग्री पे पहुंच जाता है तब हम देखते हैं कि ये टेम्परेचर 0 डिग्री पे स्टॉप हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमने -5 डिग्री सेल्सियस के आइस को मेल्ट करना शुरू किया, हीट। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब ये 0 डिग्री पे पहुंच जाता है, 0 डिग्री टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पे हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। आइस की जो मेल्टिंग होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट हो जाती है। और जब तक ये जो आइस है ये जब तक पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता है तब तक हम देखते हैं कि ये जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट रहता है ना। ये 0 डिग्री पर ही बना रहता है, राइट। और जब आइस पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट हो जाती है तब फिर हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, राइट। देन नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर। फिर अब क्या कह रहा है कि फिर हम उस टेम्परेचर को भी नोट करें जब ये आइस पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि जब इसका स्टेट चेंज हो जाता है तो उस टेम्परेचर को नोट करना है। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इस दोनों ही सिचुएशन में, इस दोनों ही टाइम पर जो हमने टेम्परेचर नोट किया है वो 0 डिग्री है। ओके, यहाँ तक एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ, एक एक्टिविटी, एंड देन इसके बाद दूसरी एक्टिविटी दी गई है। वाटर का वाटर वेपर में कैसे कन्वर्जन होता है वो इसके आगे का प्रोसेस यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो ये आइस मेल्ट होना शुरू होती है कब, 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। और तब तक 0 डिग्री टेम्परेचर रहता है इसका जब तक ये पूरी आइस वाटर में नहीं कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, टेम्परेचर तो ये हीट तो हम अभी भी दे रहे थे, है ना। हीट एनर्जी, आइस के जो पार्टिकल्स हैं वो हीट एनर्जी वो तो अभी भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है। तो फ्रेंड्स हम सभी को पता है जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, राइट। किसी भी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगती है, यानी कि टेम्परेचर इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। ये हम सभी को पता है ना। तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है ना। और इस काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से क्या होता है, द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं, वो मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, राइट। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो जब हमने आइस को हीट करना शुरू किया तो ये कुछ समय तक, कुछ सेकंड तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और उसके बाद वो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, वो टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो जाता है। व्हाई दिस हैपन? बिकॉज जब हम हीटिंग स्टार्ट करते हैं तब जो हीट एनर्जी रिलीज होती है वो आइस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना शुरू करती है, ठीक है। और तब तक इंक्रीज करती है जब तक कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं पहुंच जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 0 डिग्री पर जब आइस मेल्ट होना शुरू होती है और जब तक ये वाटर में नहीं कन्वर्ट होती है तब तक जो हीट एनर्जी सप्लाई हो रही है, हीट एनर्जी जो ये आइस के पार्टिकल्स जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये हीट एनर्जी इनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूज होती है ना। यानी कि स्टार्टिंग में जो हीट एनर्जी सप्लाई हो रही थी उससे क्या हुआ, ये आइस का, उससे क्या हुआ कि सॉलिड पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, है ना। उसके बाद एक सर्टेन टेम्परेचर पर जाकर के टेम्परेचर रुक जाता है और उस टेम्परेचर पर हीट एनर्जी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर अप्लाई होना शुरू हो जाती है। पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको ब्रेक करने में वो हीट एनर्जी यूज होती है, राइट। तो जैसा कि यहाँ पे आप मेंशन कि द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, राइट। तो स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही थी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, है ना। उसके बाद ये हीट एनर्जी जो सप्लाई हो रही थी वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच के जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो अनफिक्स्ड होना शुरू हो जाते हैं, वो अपना पोजीशन चेंज करना शुरू कर देते हैं और मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वो फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमने देखा कि 0 डिग्री पे आइस मेल्ट होना शुरू होती है और ये टेम्परेचर तब तक बना रहता है, तब तक कांस्टेंट रहता है जब तक पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट होना शुरू होता है और लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ओके। दैट इज मेंशन हियर द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर, वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट होना शुरू होता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो मेल्टिंग किसे कहेंगे हम? द प्रोसेस इन विच सॉलिड स्टेट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग, ओके। एंड द टेम्परेचर एट विच सॉलिड melts to become liquid at atmospheric pressure is called its melting point। melting point किसे कहेंगे? उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इस मेल्टिंग का दूसरा नाम फ्यूजन भी है, इसी मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी कहते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड is an indication of the strength of the force of attraction between particles। ये मेल्टिंग पॉइंट इस बात को इंडिकेट करता है कि किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है।
मेल्टिंग पॉइंट से इसी बात का पता चलता है। यानी कि अगर जैसे कि आप आयरन को ले लो, आयरन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग होता है, ओके, जिसकी वजह से ये ज्यादा टेम्परेचर पे, ज्यादा डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं। और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वेरी वीक होता है, जिसकी वजह से ये कम टेम्परेचर पर ही मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। और आयरन के पार्टिकल्स, डायमंड के पार्टिकल्स, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, जिसकी वजह से ये हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होना स्टार्ट करते हैं। तो डेट इज मेंशन हियर कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड is an indication of the strength of the forces of attraction between its particles. ये melting point indication की तरह काम करता है। It is an indication of the strength of the force of attraction. ठीक है? The melting point of ice is 273.15 Kelvin. हमने अभी यहाँ पे देखा कि आइस मेल्ट होना कब शुरू होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। इसी 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में बात करें तो दिस विल बी 273.15 केल्विन। यानी कि सेल्सियस को जब हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 273.15 केल्विन के। और ये केल्विन क्या है? ये केल्विन SI यूनिट है टेम्परेचर का। टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हैं, राइट। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट, ये आपको याद रखने की बात है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट 273.15 केल्विन होता है एंड दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी कहते हैं। When a solid melts, its temperature remains the same. So, where does the heat energy go? फ्लेम तो ऑन ही रहता है, तो फिर ये हीट एनर्जी आखिर जाती कहाँ है? You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melts. जैसा कि हमने आपको बताया कि जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती है, ये टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के बाद टेम्परेचर कुछ समय तक कांस्टेंट रहता है, जब तक पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? आखिर ये हीट एनर्जी कहाँ जाती है? ठीक है, तो हीट एनर्जी ये यूज होती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में। पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उनको ओवरकम करने में ये हीट एनर्जी यूज होती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस हीट गेट यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट। स्टेट चेंज करने में, किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज करने में ये एनर्जी यूज होती है। कैसे? बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। एज this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature. यानी कि हम थर्मामीटर में ऑब्जर्व करते हैं कि टेम्परेचर तो इंक्रीज ही नहीं हो रहा है। 0 डिग्री पे, जैसे कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री पर आकर के टेम्परेचर राइज ही नहीं हो रहा है ना। तो इससे ये समझ में आता है कि ये हीट एनर्जी हिडन फॉर्म में वर्क कर रही है ना, क्योंकि हमने फ्लेम को तो बंद नहीं किया है। हीट एनर्जी तो अभी भी सप्लाई हो रही है। आइस के पार्टिकल्स हीट एनर्जी को अभी भी एब्सॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन ये हीट एनर्जी जा कहाँ रही है? तो ये पार्टिकल्स के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूज हो रही है। और चूंकि हम थर्मामीटर में इस एनर्जी को मेजर नहीं करते हैं, इसलिए इस एनर्जी को हिडन एनर्जी कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ओके, और लेटेंट मीन्स होता है हिडन। The word latent means hidden. The amount of heat energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure
at its melting point is known as the latent heat of fusion। यानी कि वो हीट एनर्जी जो किसी भी सॉलिड को 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने में यूज हो रही है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चूंकि मेल्टिंग प्रोसेस में ये हीट एनर्जी यूज हो रही है इसलिए इसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस that is 273 Kelvin have more energy as compared to particles in ice at the same temperature। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि आइस मेल्ट होना शुरू होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। तो अब तक जो हीट एनर्जी सप्लाई हो रही थी वो तो इसके काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हो रही थी, राइट। तो जब आइस मेल्ट होना शुरू होता है उस वक्त इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है, लेकिन जब तक ये पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता है तब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही बना रहता है, यानी कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो वाटर के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वाटर के पार्टिकल्स ने जो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है उसके पास आइस के पार्टिकल्स के पास जो हीट एनर्जी है उससे ज्यादा होगी। That is mentioned here, particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to particles in ice at the same temperature, that is 0 degree Celsius। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस के पार्टिकल्स में जो एनर्जी है वो लो होगी और वाटर के पार्टिकल्स में जो एनर्जी है वो हाई होगी, क्योंकि वो एनर्जी आइस के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करके रखे हुए हैं, राइट। तो इसलिए वाटर के पार्टिकल्स में जो एनर्जी है वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे ज्यादा होगी और आइस के पार्टिकल्स में हीट एनर्जी कम होगी। ओके। अब आते हैं हम इसके आगे के एक्टिविटी पे। अब क्या करना है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। ये हमने देख लिया है ना कि जब सॉलिड के पार्टिकल्स मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं तब उसका जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट हो जाता है और तब तक कांस्टेंट रहता है जब तक वो पूरी तरह से मेल्ट होकर के लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। जिस टेम्परेचर पर स्टेट कन्वर्जन हो रहा है उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं और इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है। और इस मेल्टिंग पॉइंट पे जो हीट एनर्जी सप्लाई हो रही है, जिस एनर्जी के द्वारा इसके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो रहे हैं, उस एनर्जी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके। तो इतनी बात हम लोगों ने देखी। अब आगे देखते हैं। नाउ पुट ए ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट। अब क्या करना है, अब ये जो आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ है उस वाटर को हीट करना है। ठीक है। और इसको स्टर करते रहना है स्टरर से टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। जब तक वाटर बॉयल होना स्टार्ट नहीं हो जाता है तब तक इसको स्टर करते रहना है इस स्टरर से। ठीक है। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब तक ये पूरा पानी अच्छी तरह से गर्म नहीं हो जाता है तब तक ये बॉयल होना स्टार्ट नहीं होता है। तो इसमें भी वही प्रोसेस होता है। जब हम हीट देना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि वाटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाने के बाद पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लायक इनके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। तो उस टेम्परेचर पर जाने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो जाता है और उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं वाटर को तो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और 0 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू करता है। जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं वाटर को तो ये टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस वो इंक्रीज होना शुरू होता है और जब तक ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पहुंच जाता है
तब तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है। और हम ये देखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर जब ये टेम्परेचर पहुंच जाता है, तब इस पॉइंट पर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वाटर के पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी हो चुकी है कि वे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर सकें। ठीक है, और इसी टेम्परेचर पर जहां पर आकर के टेम्परेचर बढ़ना रुक जाता है, उस टेम्परेचर पर हम देखते हैं कि वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। और बॉयल होने के साथ साथ हम ये देखते हैं कि वाटर वेपर बनना शुरू हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है और एक पॉइंट पर जाकर के इसका टेम्परेचर बढ़ना रुक जाता है और उसके बाद ये बॉयल होना शुरू हो जाता है। इसके पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करना शुरू हो जाते हैं। इसके बीच के जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है और ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस स्टेट को, इस टेम्परेचर को, एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस। वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, और इस प्रोसेस को बॉइलिंग कहते हैं। ठीक है, फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो फ्रेंड्स, इस एक्टिविटी में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब ये वाटर वेपराइज होना स्टार्ट होता है, तब एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद टेम्परेचर बढ़ना रुक जाता है, लेकिन हीट एनर्जी सप्लाई हो रही होती है। तो उस वक्त क्या होता है कि ये हीट एनर्जी जो सप्लाई हो रही होती है वो उसके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूज हो रही होती है। क्योंकि उस टेम्परेचर को थर्मामीटर डिटेक्ट नहीं करता है, इसलिए उस टेम्परेचर को लैटेंट हीट कहा जाता है। और चूंकि ये प्रोसेस वेपराइजेशन में हो रहा है, ये हीट एनर्जी वेपराइजेशन में सप्लाई हो रही है, इसलिए इसे हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे हमने देखा था कि ये हीट एनर्जी फ्यूजन में अप्लाई हो रही थी, तो इसलिए यहाँ पे हम कह रहे थे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और यहाँ पे चूंकि वेपराइजेशन प्रोसेस हो रही है, तो इस हीट एनर्जी को हम कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे फ्यूजन है तो फ्यूजन कहेंगे, और यहाँ पे वेपराइजेशन हो रहा है तो इसे हम वेपराइजेशन कहेंगे। पार्टिकल्स इन स्टीम, स्टीम यानी कि भाप, वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स हैं, दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। यानी कि 100 डिग्री, अब हमने यहाँ पे क्या देखा था कि जब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट होना शुरू हो जाता है और वो वाटर में कन्वर्ट होता है, तब तक जो हीट एनर्जी सप्लाई हो रही होती है उसे वो आइस के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करके रखते हैं, जिसकी वजह से वाटर के पार्टिकल्स की जो हीट एनर्जी होती है वो इनफ होती है, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पार्टिकल्स ऑफ आइस। ठीक उसी तरह से जब वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है, तब उसकी हीट एनर्जी वाटर के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करके रखते हैं, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कि वाटर वेपर की जो हीट एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वाटर। दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी, और ये एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करके रखते हैं किस फॉर्म में, तो दैट इज latent heat of vaporization। आगे देखते हैं। So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature। हम लोगों ने इस एक्टिविटी से क्या देखा कि टेम्परेचर में चेंजिंग ला करके स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज किया जा सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। We have learned that substances
around us change state from solid to liquid and from liquid to gas, तो टेम्परेचर को घटा बढ़ा करके सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन हो सकता है और लिक्विड टू गैसियस कन्वर्जन पॉसिबल है। ओके, बट कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड से गैसियस स्टेट में एंड गैसियस से सॉलिड स्टेट में, जैसा कि हमने आपको एग्जांपल बताया था नेफ्थलीन बॉल्स का एंड कैम्फोर। ये इसमें ये सॉलिड है, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में, और ये एग्जांपल ये गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रॉम सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड। ओके, गैस से सॉलिड में कन्वर्जन होता है उसे हम डिपोजिशन कहते हैं, और सॉलिड से गैस में कन्वर्जन होता है उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, टेक सम कैम्फोर, कुछ कैम्फर लेना है, उसे क्रश करना है और एक चाइना डिश में डाल देना है, फिर इसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल डाल देना है और फिर इसके फनल का जो स्टेम है उसे कॉटन प्लग से बंद कर देना है अच्छी तरह से और इसको ढक देना है, कैम्फर के ऊपर इसे ढक देना है। उसके बाद क्या करना है, इसे हीट एनर्जी सप्लाई करना है। फिर आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ये धीरे धीरे ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है और सीधे गायब हो जाता है। जब ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो ये कैम्फर गायब हो जाता है, आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखेगा, यानी कि ये सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में। ओके, तो इस कन्वर्जन को हम कहते हैं सब्लिमेशन। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू लिक्विड, और गैस से लिक्विड में अगर डायरेक्ट चेंज हो रहा है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, देन दिस इज कॉल्ड डिपोजिशन। ठीक है, तो जब सॉलिड से गैस में चेंज होगा तो उसे हम कहेंगे सब्लिमेशन, और जब गैस से सॉलिड में कन्वर्जन हो रहा होगा तो उसे हम कहते हैं डिपोजिशन। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि मेंशन है केल्विन, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के एसआई यूनिट को केल्विन में मापा जाता है, केल्विन में मेंशन करते हैं, और 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन होता है, जिसे हम नॉर्मली सीधे 273 केल्विन लिखते हैं। ठीक है, टू चेंज द टेम्परेचर ऑन द केल्विन। फ्रेंड्स, केल्विन स्केल से सेल्सियस स्केल में कैसे चेंज होता है, इसके लिए केल्विन स्केल से सेल्सियस स्केल में चेंज करने के लिए हम 273 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जो भी टेम्परेचर दिया हुआ होता है उसमें से 273 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और सेल्सियस स्केल को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना होता है तो हम 273 को ऐड कर देते हैं गिवन टेम्परेचर में। इसे हम डिटेल्स में आपके शॉर्ट वीडियोज में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, सबसे पहले मेल्टिंग प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट्स टू लिक्विड स्टेट is called melting process. Melting point, the temperature at which solid converts to liquid state is called melting point. उसके बाद हमने देखा latent heat of fusion किसे कहते हैं, तो latent heat of fusion that is the amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. Okay, फिर हमने देखा बॉइलिंग और वेपराइजेशन, अ चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट, दिस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसे कहेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैसियस स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, डिपोजिशन क्या होता है, गैस का सॉलिड में कन्वर्जन डिपोजिशन, एंड सॉलिड टू गैस कन्वर्जन इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीजिंग एंड
कंडेंसेशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।